कभी भी अगर आप भूल जाओ तो इस डायग्राम को एक बार रिवाइज कर लेना, तो समझ में आ जाएगा कि ये ब्लड ग्रुप किससे रिलेटेड है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस है। हेलो। ओके, आपके मेट भी आ गए, क्लास में आ गए, आ रहे हैं, तो भी देखो। कर लिया ड्रॉ। आज आप आए थे सुबह? एक डायग्राम छोड़ दीजिएगा, एक डायग्राम, ये वाला डायग्राम बनवा दीजिएगा, ठीक है, एक डायग्राम का स्पेस छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो स्पेस छोड़े हो प्लीज बना लेने का वो। आपको भी ड्रेस वगैरह नहीं मिली ना? मिल जाएगी 4% में, एक ड्रेस और एक बैग। ठीक है, ऑर्डर हो गए, बस आ जाएंगे। इतना बड़ा सा नहीं दिख रहा। एक स्पेस छोड़ दो, एक डायग्राम का स्पेस छोड़ दो, एक डायग्राम का स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है, दूसरे डायग्राम का बना दीजिए। इसे बेटा पकड़ लिया। ये ए बी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, ए बी नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव, ठीक है। आर स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, इरिथ्रोब्लास्ट ऑफ वाइटालिस। आर एच पॉजिटिव है ना?
अपने आरएच पॉजिटिव है ना? अगर कोई पर्सन ओ पॉजिटिव है तो उसकी आरबीसी में कितनी एंटीजन प्रेजेंट होंगी? अगर कोई पर्सन ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव, तो उसकी आरबीसी में कितनी एंटीजन प्रेजेंट होंगी? नंबर ऑफ एंटीजन्स 0 ना बेटा, आपको या दूसरे को ले लेंगे ना बच्चा। सोच लो, मैंने सोचने की कोई होगा नहीं, मैंने तो बिना एकदम से क्वेश्चन पूरा होके आंसर दे दिया, सोचा नहीं बिल्कुल भी इसने मिस होता है ना। कल पढ़ा था कि वो एंटीजन में कोई एंटीजन नहीं होती है, तो बस सीधा आंसर दे दिया, सोचा ही नहीं कभी। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोला, पॉजिटिव है तो कितने एंटीजन होंगे? एक एंटीजन तो होगा इसका, मैं कह रहा हूं बिना सोचे आंसर दे दिया, क्योंकि आपने कल पढ़ा था बेटा, ये क्वेश्चन से मिस्टेक हो जाते हैं। हमें क्या पढ़ा था? ओ में कोई एंटीजन नहीं होती। मैंने क्या पूछा? वो पॉजिटिव आरएच तो होगी, आरएच एंटीजन तो होगी। समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन को सुन के, नहीं ऐसे नहीं क्लियर करेंगे, आपको क्लियर करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ओ है तो कोई एंटीजन नहीं। अगर क्या पूछा आपने, पूछा ना कि ओ अगर ब्लड ग्रुप दिया गया है तो क्या पूछेगा इसमें कोई एंटीजन नहीं, क्योंकि प्लस मैंने डिफाइन नहीं किया, राइट। ओ नेगेटिव में कितने एंटीजन होते हैं? 0। समझ में आया? तो क्वेश्चन पहले सुन लो, उसमें आंसर देने के लिए बहुत टाइम है हमारे पास। ओके चलिए, अब आपका एक नया टॉपिक इरिथ्रोब्लास्टोफाइटाइटिस। इसका मतलब क्या है? नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। इरिथ्रोब्लास्ट मतलब होता है आरबीसी। इरिथ्रोब्लास्ट मतलब, फाइटाइटिस का मतलब होता है फीटस की डेथ हो जाना, ठीक है। इसका मतलब है फीटस में, फीटस क्या होता है? पहले तो फीटस नहीं पता क्या होता है। फीटस क्या होता है? छोटा बच्चा। मतलब जब मॉम में होता है। अच्छा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा तो 1 साल का भी हो सकता है। हाँ जी, बात सुनिए, जायगोट के बाद जो डेवलप, हाँ, जायगोट के बाद जो डेवलप होता है, जो 3 मंथ तक का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं? फिर नेक्स्ट 3 मंथ से लेकर पूरे जो 6 मंथ का 9 मंथ का पीरियड होता है डेवलपमेंट का, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, स्टार्टिंग का जो 3 मंथ में जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? एक बार फीटस बन गया, फीटस के बाद जो डेवलपमेंट शुरू होता है उसको एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। तो ये किससे फीटस, ध्यान रखना क्या है फीटस का मतलब क्या है? अब वो छोटा बच्चा नहीं, ठीक है, जन्म लेने बच्चा भी जो जन्म लेकर छोटा ही होता है, फीटस नहीं ना बोलते हैं उसको। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जब जायगोट के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं? फीटस। अब उस फीटस में अगर आरबीसी की डेथ हो जाए, या आरबीसी क्या हो जाए? जायगोट किस जायगोट जायगोट से अब जो फीटस बना है, उस फीटस में आरबीसी की कमी हो जाए तो फीटस मर जाता है, क्योंकि फीटस में क्या हो जाएगी? ब्लड की कमी हो जाती है, तो फीटस मर जाता है। अब वो किस केस में पॉसिबल है कि फीटस की डेथ हो जाती है? ये ध्यान रखना है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो,
पढ़ा है ना 9 10 में। अब सुनिए क्या होता है, देखिए एक डायग्राम भी है इसके लिए, एक डायग्राम भी है। देखिए सम ध्यान रखना क्या होता है इन केस इफ दी मदर इज आर एच नेगेटिव, मदर क्या है और उसकी मैरी होती है एक आर एच पॉजिटिव पर्सन से, ठीक है। मदर क्या है आर एच नेगेटिव है, तो आर एच नेगेटिव है तो उसमें आर एच की कोई एंटीजन नहीं है। और के उनके लाइक उन और जो मदर हुए फादर क्या है आर एच। अब जो फीटस बना है इनकेस एग्जांपल मान के चले, अब उनके फ्यूजन से कॉन्जुगेशन से जो फीटस बना है उसका ब्लड आर एच पॉजिटिव चला गया। क्या चला गया? आर एच पॉजिटिव चला गया। अब वो फीटस का डेवलपमेंट क्या होता है? माँ के वॉम में, माँ के वॉम में होता है। तो देखिए जैसे एग्जांपल के लिए माँ का वॉम में, इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब होता है क्या बेटा, और इसकी चारों तरफ मदर का जो ब्लड है, चारों तरफ मदर का ब्लड है वो कैसा है? आर एच। और बच्चे के अंदर ब्लड कैसा है? फीटस के अंदर हाँ आर एच पॉजिटिव। कैसा है? और मैंने कल आपने मैं बताया भी तो और आपने लिखा भी है, जब इन कभी भी आर एच पॉजिटिव की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन जब आर एच पॉजिटिव और आर नेगेटिव आपस में मिलते हैं तब एंटीबॉडी बनना शुरू होती है। अब इस केस में जब एक बच्चा जो फीटस है वो आर एच पॉजिटिव और मदर क्या है नेगेटिव, तो प्रेगनेंसी सही निकल जाती है, प्रेगनेंसी सही निकल जाती है, एक पहली प्रेगनेंसी सही हो जाती है। बट जैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम कभी कभी क्या होता है कि पहली चलो प्रेगनेंसी मतलब ऑलमोस्ट सही निकल जाती है, पहली प्रेगनेंसी के टाइम कई बार प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा सुना है? नहीं सुना प्लेसेंटा? आपने सुना है? आपने भी नहीं सुना? प्लेसेंटा क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जो वॉम्ब में बच्चे और मदर को जोड़ता है। समझ में आया? अम्बिलिकल कोर्ड से प्लेसेंटा बनता है। हाँ उसी से बनता है। अम्बिलिकल कोर्ड जो होता है ना, अम्बिलिकल कोर्ड प्लेसेंटा की आउटग्रोथ होती है, ठीक है। अम्बिलिकल कोर्ड पहले बाद में बनता है, पहले प्लेसेंटा बनता है। जैसे देखिए बच्चा डेवलप हो रहा है बॉम्ब में, तो बच्चे को फूड वगैरह कुछ तो चाहिए होता है लगातार, वरना वो भी लिविंग सेल्स कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वो जो माँ जो भी खाना खाती है उस खाने का कुछ पार्ट उस प्लेसेंटा से होते हुए कहाँ आता है? फीटस में आता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? कनेक्शन होता है, कनेक्शन लिंक बिटवीन द बेबी एंड द फीटस एंड मदर। अब इन केस किसी कई बार क्या होता है, जो पहली प्रेगनेंसी ओवर होती है, खत्म होने की तारीफ होती है, तो अम्बिलिकल कोड कट कर देते हैं। और जब अम्बिलिकल कोड कट करते टाइम पर फीटस कभी कभी या इन बिटवीन कभी कभी क्या होता है, वो प्लेसेंटा हल्का सा डैमेज हो जाता है कई बार प्लेसेंटा हल्का सा जब डैमेज हो जाएगा तो बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड थे ना। अब दोनों का ब्लड मिक्स हो गया, बच्चे का ब्लड क्या था? पॉजिटिव, और मदर का ब्लड। अब बच्चे का ब्लड माँ में आया, पॉजिटिव वाला ब्लड कहाँ आया? नेगेटिव में। अब नेगेटिव में आया तो क्या बनने लगे? एंटीबॉडी बनने लगे। और किसके अगेंस्ट बनेंगे? आरएच की। तो उसको कहते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी। समझ में आ गया? एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनते हैं? एंटीजन के अगेंस्ट। अब मदर की ब्लड में सडनली कोई आरएच एंटीजन आ गया तो मदर की बॉडी तो एंटीजन बनाएगी ना, एंटीबॉडी बनाएगी ना। तो क्या होता है, पहली प्रेगनेंसी तो क्लियर हो जाती है, तो क्या बनते हैं उसमें? आरएच, एंटी आरएच। समझ में आ गया? अब इनकेस पहली प्रेगनेंसी तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाती है। सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो मदर में तो एंटीबॉडी रहेंगी, अब बन गई एंटीबॉडी। तो जैसे वैक्सीन लगाते हैं क्या बनता है? एंटीबॉडी तो रहती तो उसी बॉडी में ही है ना। अब एंटीबॉडी इनके बॉडी में आ चुकी है, आरएच एंटीबॉडी। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम आएगा और सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर इन केस बच्चा फिर से आरएच पॉजिटिव हो गया, राइट? बच्चा क्या हो सकता है, इसलिए मैं एक ऑप्शन लेके चल रहा हूं। बच्चा फिर से क्या हो गया? आरएच पॉजिटिव हुआ। तो अब क्या होगा? अब इन केस प्लेसेंटा हल्का सा रप्चर था। एक यहाँ रखना पॉसिबिलिटीज होती है, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा होगा ही। अब वो प्लेसेंटा अगर हल्का सा रप्चर है, अगर है, लाइक इट्स इफ केसेस, नॉट ऑलवेज परमानेंट, तो जो हल्का सा डैमेज था उससे जो आरएच एंटीबॉडी वो कहाँ आएंगे? बच्चे के पास आएंगे। और बच्चा कैसा था? आरएच पॉजिटिव, मतलब एंटीजन थी। और मदर से क्या पोस्ट हो जाएंगी बच्चे में? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होंगे और उससे क्या हो जाएगा? ब्लड कॉपुलेशन, आरबीसी की डेथ हो जाती है। और आरबीसी की डेथ होते ही उसी को कहते हैं बच्चे की वहीं पे इसमें डेथ हो जाती है उस केस में। सर एक बात, हाँ बोलिए सर। बच्चा आरएच नेगेटिव, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ मैंने जब भी इफ बोला पॉसिबल है आरएच नेगेटिव, मैंने इफ बोला, लेकिन चांसेस तो 50% है पॉजिटिव होने के, इसलिए मैं 50% लेके चलना पड़ता है। ये केसेस होते हैं, रियल केसेस है। इसलिए क्या नाम है, अगर इन केस इफ द आरएच पॉजिटिव बॉय इज मैरिड विद द आरएच नेगेटिव गर्ल, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में डॉक्टर पहले ही सजेस्ट कर देते हैं, इफ यू वांट टू कैरी द सेकंड प्रेगनेंसी
ओके अगर करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक केयर सच थिंग्स। पहले उसकी बॉडी की पूरी टेस्टिंग हो जाती है पहले ही। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा हुआ है सेकंड प्रेगनेंसी अगर वो कैरी करना चाहते हैं तो उसकी पहले पूरी ब्लड की चेकिंग होती है कि उसके ब्लड में कहीं आरएच एंटीबॉडी तो नहीं बन गए, क्योंकि अगर आरएच एंटीबॉडी बन गए तो सेकंड प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया जाता है। अगर जितने भी जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं कहीं भी आप विजिट करोगे लिखा रहेगा वहां पर आरएच इशू जो होते हैं, आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव का जो इशू होता है ये कॉमन है, ये होता है। ठीक है, ये अब इन केस ये नॉर्मल को अब जैसे ये नॉर्मल पर्सन है उसको तो नहीं पता कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर पहली प्रेगनेंसी में डॉक्टर पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आपकी वाइफ का ब्लड ये है एंड योर ब्लड इज पॉजिटिव, सो सेकंड प्रेगनेंसी में अगर इनकेस आप कैरी करना चाहते हो तो मेडिसिन लेनी पड़ती है उसके लिए जो एंटीबॉडी को खत्म कर देंगे। आरएच सारी नहीं, आरएच एंटीबॉडी से एंटी आरएच एंटीबॉडी वो खत्म करनी, सारी एंटीबॉडी खत्म कर दोगे तो जो फर्स्ट टाइम बनती है उसी में रह जाती है, फिर सेकंड टाइम जब रिएक्ट करेगी ना नहीं हो जाती है, मेडिसिन से खत्म हो जाती है। वो जो आप इंजेक्शन कह रहे हैं ना वो आप अगर इनकेस सेकंड, लेकिन बाय द वे डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप सेकंड प्रेगनेंसी में मत जाइए, डॉक्टर क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हो तो वो सिर्फ उनकी साइड से, उन कपल्स की साइड पे क्या वो रिस्क कैरी करना चाहते हो। अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो मेडिसिन इंजेक्शन देंगे, राइट, इंजेक्शन देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंजेक्शन के साइड से अगर कोई एंटीबॉडी नहीं क्लियर हुई है, नहीं एंटीबॉडी फिर भी बच गई है या प्रॉपर इंजेक्शन ने काम नहीं किया, क्योंकि है तो केमिकल ना, 100% तो कोई है नहीं मेडिसिन काम करी जाए, अगर नहीं किया तो सेकंड टाइम में बच्चे की डेथ के पूरे चांसेस होते हैं। तो सेकंड टाइम में बच्चे जनरली तो डॉक्टर मना कर देते, पहली प्रेगनेंसी हो ही चुकी है तो सेकंड प्रेगनेंसी कैरी ऑन ना करो अगर पॉजिटिव नेगेटिव का केस है तो। ठीक है, तो पहले क्लियर कर दिया। इसलिए क्या होता है जब भी क्या कहते हैं जब किसी कोई भी लेडी प्रेगनेंसी से पास होती है तो आरएच चेक करना है उसका, वो आरएच क्या है उसका, क्योंकि अगर क्योंकि लाइक उनके हस्बैंड का अगर आरएच पॉजिटिव नेगेटिव है तो केसेस ना हो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिवेंशन, लेकिन प्रिवेंशन वही है बेटा कि कितना हाँ वो एक अलग केस चला गया। फिर अगर फीमेल आरएच पॉजिटिव है और लाइक उनके वो मेल आरएच पॉजिटिव तो दिक्कत ही नहीं है। मेल अगर आरएच नेगेटिव है तो अगर मेल आरएच नेगेटिव है अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है तो दिक्कत ही नहीं है, बच्चा क्या हो गया तो भी दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलो, हाँ अगर मान के चलो मदर आरएच पॉजिटिव है और अगर बच्चा आरएच नेगेटिव है, अगर प्लेसेंटा से अगर अब क्या होगा, प्लेसेंटा से क्या होगा, प्लेसेंटा से मान के चलो ब्लड मिक्स भी होता है तो आरएच नेगेटिव कहाँ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, एंटीजन तो पहले से नहीं है ना, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई, एंटीजन होगा तो फर्क पड़ता है ना, उसमें एंटीजन तो उसकी मदर के पास है, बच्चे के पास एंटीजन है ही नहीं, क्या फर्क पड़ेगा बच्चे को, मदर को क्या फर्क पड़ेगा। मदर का ब्लड अगर बच्चे में चला जाए तो पॉजिटिव वाला अगर नेगेटिव में जाता है, नहीं बात सुनिए, अगर मदर का ब्लड अगर बच्चे में जाता है, अगर प्लेसेंटा थोड़ा सा वीक पड़ गया है, वीक थोड़ा सा कमजोर है तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव में। अगर ऐसा होता भी है तो बच्चों में क्या होगा, आरएच एंटीबॉडी बन सकते हैं, लेकिन आरएच एंटीबॉडी कोई काम नहीं करेंगे वहां पर क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है बच्चे में। एंटीबॉडी बन भी गए तो एंटीबॉडी किस पे काम करते हैं, लेकिन बच्चे तो आरएच नेगेटिव है ना, किस पे काम करेंगे, तो वैसे ही रहेंगे, वैसे ही बिना किसके नाम के पड़े रहेंगे इसी में। समझ में आ गया। बच्चा फीटस है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दे, और जो छोटे अभी उस 3 महीने मतलब उसके बच्चे को डेवलप हो 3 महीने हुए, फीटस में डेथ पहुंचता ही नहीं है, वो 3 महीने का बच्चा होगा उसका क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, थोड़ा सा कर देंगे कि बच्चों के लिए थोड़ा सा कर देंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, which of the following condition causes the erythroblast of vitalis, vitalis भी कह सकते हैं की बात है, मतलब किस कंडीशन में ऐसी विटालिस होता है। आप अपना अपना दोनों मिलकर के आंसर चूज कर रहे हो, पेपर में भी ऐसे ही कंफ्यूज होंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या आंसर होगा, fetus RS positive, right, fetus RS positive and mother RS negative, ठीक है, तो क्या आएगा बी आंसर। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया RH फैक्टर पूरा, अब शुरू करें कैलकुलेशन ऑफ दैट। ठीक है, अब बात करें आपने लगे क्या पढ़ा था सर, बहुत
बच्चों लास्ट ऑफ फाइटर से क्या बोल इंजेक्शन का नाम तो है, लेकिन आपको मैंने इंजेक्शन का नाम वो याद करने को मतलब मेरे को क्वेश्चन अभी आया नहीं है। अब क्या हो गया, आपकी रिएक्शन हो रही बेटा? मैटरनल ब्लड मतलब बच्चे का ब्लड, ठीक है, वो मदर का ब्लड, तो मैटरनल ब्लड कहते हैं, ठीक है। एंड फाइटस मतलब, या फीटस कह सकते हो, वो क्या बच्चा। देखिए अभी मैंने आपको जेनेटिक्स से ऑप्शन क्वेश्चन भेजे थे, यहाँ देखा था ग्रुप में, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन आपको करना भी नहीं है, सीबीएसई के लिए। देख लिया बेटा आपने?
देखिए किससे काम है? पहली प्रेगनेंसी में दिक्कत, सेकंड प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी मतलब फर्दर फाइनल जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें दिक्कत आती है। आप जो कह रहे थे ना इंजेक्शन ज्यादा देना, एंटी-आरएस एंटीबॉडी के इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेटेड होते हैं आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। फर्स्ट डिलीवरी हो जाती है क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है एंटीबॉडी डेवलप ही होते हैं सर, रिएक्ट नहीं होते। सेकंड में क्या होता है वो रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए नहीं होते नहीं। बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस में क्या होता है, आप बेसिकली अगर ऐसा होता भी है ना तो बच्चा जॉन्डिस के साथ पैदा होगा, ये रोई अगर पैदा भी होगा ना, बीमार नहीं, उसको प्रॉपर अगर वर्ड में डिफाइन करें तो जॉन्डिस के साथ पैदा होगा। आपने सुना कि बच्चे को पैदा होते जॉन्डिस हो जाता है, बच्चे पैदा होते जॉन्डिस हो गया, वो उस केस में होता है। फर्स्ट टाइम में एंटीबॉडी बनती है बस, मतलब फर्स्ट टाइम में एंटीबॉडी बनती है, डिलीवरी हो जाती है तो रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन सेकंड रिएक्शन हो जाती है। आप कह रहे हो ना कि सेकंड में लाइक जैसे कि मतलब क्या कहते हैं सीरियस में एनीमिया बच्चे का जन्म स्वभाव खत्म होता है, बच्चा जन्म भी ले गया ना, उसका बर्थ भी हो गया तो जॉन्डिस हो जाएगा उसका हाथों में, जन्म लेते ही जॉन्डिस हो जाएगा। क्या सीवियर है, सीवियर मतलब क्या कहते हैं बहुत डेंजरस जो होता है, सीवियर एनीमिया मतलब बहुत सीरियस कंडीशन जो होती है ना उसको सीवियर एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, ठीक है। सीवियर एनीमिया मतलब ब्लड की बहुत ज्यादा सीवियर कमी हो जाती है ब्लड की। बहुत बच्चे होते हैं जिनको आपने सुना हो पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया, तो फिर उनको क्या होता है एनआईसीयू में रखते हैं, जो नेटल आईसीयू होता है ना उनमें रखा जाता है जन्म के साथ, लेकिन वो पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया था क्योंकि आरबीसी की पैदा होते ही कमी हो गई। क्या क्या कह रहे हो फर्स्ट में? हाँ हाँ, लेकिन क्या कह रहे हो फर्स्ट में एंटीबॉडी बनने में जो मिक्सिंग होती है ना वही लेट होती है, और एम्बिलिकल और ये एंटीबॉडी बनने में टाइम लग जाता है, एंटीबॉडी बनने में टाइम लग जाता है, तो फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। हाँ फर्स्ट में अगर कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम हो, अगर एम्बिलिकल कॉर्ड या फिर वीक हो जाए या फिर ऐसी सिचुएशन है तो शायद वो भी सकता है, लेकिन फर्स्ट में से कम रेयर केसेस होता है कि फर्स्ट में ऐसा कुछ हो जाए। देख लिया आपने? जो बच्चा खाते हैं ना सिर्फ वो फीमेल होते हैं, मेल कभी जो बच्चे कहीं बाइट करते हैं वो हमेशा फीमेल मॉस्किटो होते हैं, मेल मॉस्किटो को भी बाइट नहीं कर सकता, मेल मॉस्किटो को मच्छर कभी बाइट नहीं कर सकता। इधर देखो इधर देखो नोट कर लिया? हाँ हाँ, इधर देख आगे नोट करो, मेल मॉस्किटो को भी बाइट नहीं कर सकता, क्वेश्चन नोट करिए।
डाउट है आपको अभी भूल गए? क्वेश्चन में डाउट है कि भूल गए? एक्चुअली क्या हम थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा के सोचेंगे, रटने से बेटर हम थोड़ा दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे ना, सोचेंगे उसके बारे में, तो हमें वो चीज क्लियर हो जाएगी। हमें सोचना चाहिए हर टाइम, इसलिए देखिए आपने। चलिए अब शुरू करते हैं कॉगुलेशन। ब्लड का कॉगुलेशन, ब्लड मतलब कॉगुलेशन मतलब क्लोटिंग ड्यूरिंग दी हर्टिंग, ठीक है। चोट लगने पर जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसकी क्लोटिंग हो जाती है। ओके, यू नो व्हेन यू कट द फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, your wound does not continue to bleed for a longer time. Usually blood stops flowing after some time. जब कभी अपने आप को आप हर्ट कर, इधर देखो, जब अपने आप को कभी आप हर्ट करते हैं या कभी चोट लगती है तो ब्लड बाहर निकलता है, आफ्टर सम टाइम ब्लड निकलना स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ब्लड एक्सिबिट कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग इन रिस्पांस टू इंजरी एंड ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या होता है? हाँ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है तो ट्रॉमा कहा जाता है। इंजरी मतलब हल्की फुल्की इंजरी लग गई, अब गिर गए, हल्की चोट आ गई, क्या कहते हैं? उसको ट्रॉमा नहीं कहते। ट्रॉमा क्या होता है? जो सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल वाले करता है ट्रॉमा सेंटर, देखा कभी आपने? आपने देखा है? हॉस्पिटल के बाहर लिखा रहेगा ट्रॉमा सेंटर। जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बाहर लिखा रहेगा ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर मतलब वो बड़े एक्सीडेंट के केसेस के साथ डील कर सकते हैं। वो छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं वो डील नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है। ट्रॉमा सेंटर जैसे आपको बहुत मिल जाएंगे यहीं पर ही, आपको जैसे जयपुर जाएंगे तो नीम्स आता है, नीम्स सुने का? नीम्स का नाम सुने? NIMS, नेशनल हाईवे 8 के ऊपर आते हैं। जब आप यहाँ से जयपुर जाते हैं तो हाईवे के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज है, NIMS, वो एक ट्रॉमा सेंटर है। एम्स इस इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, ठीक है। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी डील कर सकता है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी। ओके, दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। मतलब ब्लड को रोकने का तरीका होता है। यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क, इधर देखो बेटा, यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। स्कम मतलब डार्क, चोट लगती है ना तो कई बार ब्राउन स्ट्रक्चर बन जाता है। डार्क स्कम मतलब ऊपर की तरफ, स्कम मतलब स्किन के ऊपर की तरफ, उसको क्या कहते हैं? स्कम कहते हैं। फॉर्म एट अ साइट ऑफ कट, जहां पर कट हुआ या इंजरी हुई है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोट और कोगुलेशन। इसमें क्या होता है? फिब्रिन, फिब्रिन एक प्रोटीन होता है जिसके थ्रेड होते हैं। फिब्रिन एक प्रोटीन है जिसके क्या होते हैं? थ्रेड आपस में वहां जाके एक दूसरे के साथ में मतलब क्रॉसिंग कर लेते हैं। बहुत सारे थ्रेड आते हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस करने से वहां एक एरिया बन जाता है जिसकी वजह से जितने भी जो ब्लड बनता है उसको आगे नहीं जाने देते। जिसमें क्या होता है? आपकी डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, जैसे इन केस इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, इनके जैसे कि कोई ब्लड डैमेज हुआ, कोई ब्रोकन हुआ, कोई इंजरी हुई, तो इंजरी होते ही देखिए, इंजरी होते क्या होता है? ये आपकी ब्लड की वेसल्स ब्रेक हुई, वेसल्स ब्रेक हुई तो आरबीसी क्या होती है? मतलब ब्लड बाहर आएगा, इन शॉर्ट ब्लड बाहर आएगा। कुछ टाइम के बाद में क्या होगी? ब्लड की क्लोटिंग हो गई, क्लोट हो गया तो देखिए ब्लड का क्लोट बन गया। अभी दिख रहा है छोटे छोटे, देखिए धागे, जैसे होता है बांध दिया किसी को, लाइक टाई कर दिया आपने, ठीक है, उस तरह से बांध दिया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने इसको बांध दिया तो फिब्रिन प्रोटीन होती है जो क्या करती है? उसको टाइट कर देती है। फिब्रिन प्रोटीन के धागे क्या करते हैं? चारों तरफ से इसको टाई कर देते हैं। टाई करने से क्या होता है? ब्लड बाहर अब नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये कोगुलेशन होता कैसे है? ये कोगुलेशन होता कैसे, अब वो ध्यान से सुनिए, ये वाला चार्ट। अब ये कोगुलेशन कैसे होता है? इस चीज को ध्यान से, क्या हुआ इसमें? नेहा क्या हुआ था? हाँ, क्या क्या कह रहे हो? ये तुम क्या यहाँ ये खेलने आता? पेन नहीं दे रही? ओके, एक्चुअली ब्लड की कोगुलेशन कैसे होता है ये देखिए। ब्लड के कोगुलेशन के लिए, जैसे इनकेस कभी चोट लगती है, जब टिश्यू डैमेज होते हैं, क्या होते हैं बेटा? टिश्यू जब डैमेज होता है तो टिश्यू के डैमेज होते ही एक इमीडिएटली एक थ्रोम्बो मतलब टिश्यू के डैमेज होते ही एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू के डैमेज होते ही साथ साथ आपकी जो प्लेटलेट्स होती है वो भी क्या होती है? टूटती है। इधर देखिए बेटा, इसमें जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू जैसे ही डैमेज होगा, डैमेज होते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर निकलता है। इमीडिएटली साइमल्टेनियसली आपकी प्लेटलेट्स ब्रेक होती है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, पढ़ा था कल आपने। तो प्लेटलेट्स के साथ साथ क्या होती है? ब्रेक होती है। क्या होती है? दोनों एक साथ ब्रेक को क्या बनाती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लोटिंग फैक्टर X 10,
क्लोटिंग फैक्टर 7 और कैल्शियम आयन। एक्चुअली आपकी पूरे ब्लड के अंदर क्लॉट करने के लिए कम से कम एक फैक्टर नहीं 12 फैक्टर होते हैं, जो एक के बाद एक्टिवेट करते हैं अपने आप को। और ये लेकिन आपके नॉर्मली टाइम पर जब ब्लड में कोई चोट नहीं लगी है, इंजरी नहीं हुई है, ये इनएक्टिव मोड में रहते हैं। नॉर्मल टाइम पे क्या रहते हैं, और जैसे ही चोट लगती है, हर्ट होते हैं, उस वक्त ये सारे के सारे फैक्टर एक के बाद एक एक्टिवेट हो जाते हैं। नॉर्मली टाइम पर इनएक्टिवेट क्यों रहते हैं? हाँ, वरना अगर ये अंदर ही एक्टिवेट है तो अंदर ही ब्लड क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट। अब जैसे ही चोट लगती है, सारे फैक्टर एक के बाद एक एक्टिवेट होना। सबसे पहले क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर एक्स, मतलब है 10 है, सॉरी, क्लोटिंग फैक्टर 7 और कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये चारों मिलकर एक एक्टिवेटर बनाते हैं जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बो एक्टिवेटर। क्या बनाते हैं? बन गया। ये प्रोथ्रोम्बो एक्टिवेटर कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को, किस जो इनएक्टिव होता है उसको प्रोथ्रोम्बिन के अंदर एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेट स्ट्रक्चर को किसमें कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन के अंदर। किसके अंदर? थ्रोम्बिन के अंदर। नाउ अब आपका जैसे थ्रोम्बिन के अंदर एक्टिवेट कर दिया, अब आपका जो थ्रोम्बिन है, अब एक्टिवेट हो गया। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? जो आपका फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है, वो कैसा है? सॉल्यूबल है, लेकिन उसको इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो सॉल्यूबल में इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ब्लड के साथ बह जाएगा। लेकिन आपको तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो ब्लड में इनसॉल्यूबल रहे, जब तो ऊपर ऊपर जमेगा, वरना अगर सॉल्यूबल होगा वो तो ब्लड के साथ निकल जाएगा पूरा। तो वो जो थ्रोम्बिन होता है, क्या हुआ, तो पढ़ने में नहीं है। जो थ्रोम्बिन होता है, ये फिब्रिनोजन जो सॉल्यूबल फॉर्म में होता है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है? किस फॉर्म में? और इनसॉल्यूबल आयन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्लॉट के अंदर। इस क्लॉट में क्या क्या होते हैं? फिब्रिन फाइबर नेटवर्क्स और ब्लड कापसेस। मुझे कहते हैं ना पूरा कवर कर लिया, तो समझ में आ गया पूरा चार्ट? मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ये देखिए, जब टिश्यू डैमेज होता है या फिर प्लेटलेट्स ब्रेक होते हैं तो क्या निकलता है? क्या निकलता है बेटा? दोबारा बोलना। हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लोटिंग फैक्टर 7, क्लोटिंग फैक्टर और कैल्शियम आयन, चारों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करता है? ध्यान रखना, प्रोथ्रोम्बिन नॉर्मली क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर कैसे होते हैं? इनएक्टिवेट, और एक के बाद एक फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और दूसरे को एक्टिव करता जाएगा, राइट? इसलिए इसे कहते हैं कैस्केड। मैंने आपको जेनेटिक्स में लिखवाया था कैस्केड प्रोटीन एक्टिवेटर, इसे कहते हैं कैस्केड प्रोटीन। कैस्केड का मतलब क्या होता है? सीढ़ी, एक के बाद एक बार चढ़ते हो तो एक सीधा ऊपर चले जाते हो, एक के बाद एक चढ़ते हैं तो एक के बाद एक एक्टिवेट हो रहा है। तो वैसे ही अब प्रोथ्रोम्बिन किस फॉर्म में होता है? थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट करेगा, और वो कैसा होता है? इनसॉल्युबल। अगर बेटा सॉल्युबल होगा तो ब्लड के अंदर बह जाएगा। अगर आपको फ्लड को रोकना है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना जो ब्लड में ना सॉल्युबल हो, उस पानी में ना सॉल्युबल हो, वरना वो तो निकल जाएगा ब्लड के साथ ही। अब वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्लॉट के अंदर। क्लॉट में क्या क्या होता है? ये सब। समझ में आ गया? आगे समझ में? बस ये क्लॉटिंग है, सिंपल है। इसलिए अब ध्यान रखिए, वो आप एक चीज बताइए कि इन सब में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आयन कौन सा है पूरे रिएक्शन में? कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन होना बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम आयन की कमी है तो ब्लड क्लॉट बहुत स्लो होता है। और कैल्शियम आयन कहाँ होता है? ब्लड में होता है। ब्लड में होता है कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आता कहाँ से है? मिल्क से आता है। जितने भी जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल लाइक स्पिनच वगैरह जो होते हैं, पालक वगैरह, उनसे आता है। लेकिन अगर इन केस आगे इनमें इनके अंदर, और इवन कैल्शियम नर्व सिस्टम में जो कंडक्शन होता है ना, नर्व सिस्टम में जो कंडक्शन होता है वो भी किसकी मदद से होता है? इसकी मदद से, कैल्शियम की मदद से। इन केस आपके फूड में कैल्शियम की कमी है और आप दूध भी नहीं पीते हो, दूध लेते हैं आप? नहीं पीते? नहीं लेते, क्या होता है अगर इन केस, अब क्या होगा कि अगर आपने, बात सुनिए बेटा, कैल्शियम मैंडेटरी है हर हालत में, कैल्शियम तो बॉडी को चाहिए। आपने अगर आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, वेरी गुड, ओके, इसके अलावा अगर मिल्क नहीं लेते हैं तो फिर बॉडी कैल्शियम कहाँ से लाएगी? लेकिन बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए हर हालत में। मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन में चाहिए कैल्शियम, नर्व सिस्टम के फ्लो के अंदर कैल्शियम चाहिए। अब नर्व सिस्टम तो काम करेगा ही ना,
नर्व सिस्टम काम नहीं करेगा तो आपकी मेमोरी कैसे क्रिएट होगी, आपकी पूरी बॉडी में जो फंक्शन चलते हैं नर्व सिस्टम की तरह चलते हैं। तीसरा, अभी आपने देखा, तो कैल्शियम कहाँ से लाएगी बॉडी, कहाँ से लाएगी, कहीं से भी क्या लाएगी, मार्केट से लाएगी, कहीं से भी लाएगी, कहाँ से लाएगी, कहीं से लाएगी। वो जो अब बता, वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ से लाएगी बॉडी। क्लॉट बनाने में मदद करती है, क्लॉट क्या, क्लॉट बनाने थोड़ी ना लेके आएगी, कैल्शियम निकालेगी बाहर, आपके बोन से निकालेगी बाहर। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ, कैल्शियम आयन की वीकनेस से बॉन कमजोर पड़ जाते हैं। धीरे धीरे, एक साथ कुछ नहीं कि सारा में सबको एक साथ कैल्शियम निकाल लिया, धीरे 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 निकालना शुरू करते हैं। इसलिए दूध ना पीने से देखिए कई बार हड्डियां दर्द होने लगता है, कमजोर पड़ जाती है, बॉन्स कमजोर पड़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आ गया। कैल्शियम तो बॉडी की नीड है ही, और अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी है उसे कहते हैं हाइपोकैल्शीमिया। अब इधर सुनो, उसको क्या कहते हैं, हाइपो कैल्शियमिया कहते हैं। और हाइपोकैल्शियमिया से क्या होता है, क्या हुआ, हाइपोकैल्शियमिया में क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो फिर कैल्शियम कहाँ से निकाला जाता है, बॉन से निकालते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक हार्मोन होता है, हार्मोन होता है जो ये काम करता है। दूसरा होता है हाइपर कैल्शियमिया। क्या होता है, हाइपर कैल्शियम मतलब ब्लड में कैल्शियम की ज्यादा होना, फिर उससे क्या होगा, अच्छा ब्लड में क्लोट, सारे फैक्टर इनएक्टिवेट फॉर्म में कैसे बन जाएगा, कि कैल्शियम थोड़ी ना अकेला अकेला फैक्टर बनाता है, जब तक आपको प्लेटलेट्स आपके ब्रेक नहीं होंगे, जब तक वो क्लॉट क्लॉट का और प्लेटलेट्स का ब्रेक होती है, चोट लगेगी, जो चोट लगी नहीं है। मैं सिर्फ हाइपर कैल्शियम में, हाइपर कैल्शियम में केस में क्या होता है, तो ठीक है, बहुत जल्दी क्लॉट बन गया। और दूसरा, चलो दूसरा, दूसरा स्टोन, पथरी होती है किडनी में, गॉल ब्लैडर में, इंटेस्टाइन में, या फिर अपेंडिक्स में, ठीक है। ये जो पथरी बनती है ये हाइपर कैल्शियम की वजह से बनती है, क्योंकि ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है, किडनी में, किडनी में सारा कैल्शियम छोड़ देता है, और सारा कैल्शियम किडनी में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने की वजह से वहां पर एक स्टोन बन जाता है। इसलिए दोनों कंडीशन डेंजरस है। इसलिए बॉडी के अंदर हमें बोन से कैल्शियम ना निकले, अगर बोन से जो कैल्शियम निकलता है ना बेटा, अगर आप रियल में ऐसे पर्सन की बोन को देखेंगे, आप रियल में ऐसे पर्सन की बोन को देखेंगे आप, तो बोन उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उस प्रॉब्लम को, कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हालांकि हमारी एज में ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये एज आपको शुरू हो जाती है 50 साल के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि 50 साल के बाद में लोग क्या करते हैं, मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, राइट। उनका जो फूड डाइट होता है बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा हाई हैवी जो फूड डाइट्स होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती। उस चक्कर में क्या होता है कि उनकी जो बोन से कैल्शियम क्या होता है, निकलने लगता है। अगर आप उन पर रियल बोन देखेंगे ना, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब उनकी बोन में पोर हो जाते हैं, इतना ज्यादा कैल्शियम निकल जाता है। मतलब बोन होती है ना, बोन उसके पोर मिलेंगे छोटे 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 छोटे, इतनी मतलब होती है, जैसे कहते हैं ना होलो बोन बन जाती है पूरी, छोटे 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 पोर मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से अगर वो पर्सन एक बार गिरेगा भी, बोन ब्रेक, बोन कमजोर हो चुकी है। इसलिए ब्लड में कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ब्लड आपके कैल्शियम अगर नहीं है तो मजबूरी में आपके बोन से कैल्शियम को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन में मदद करता है, वरना मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, नर्व सिस्टम में फ्लो नहीं होगा, प्लेटलेट्स ये वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इधर देखिए, नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे, ओके इधर पढ़ लीजिए। फिब्रिन आई फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ, अब मैंने सारा ये उल्टे फॉर्म में जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, मतलब उल्टा क्या है, जो क्लॉटिंग बनाया ना वहां से शुरू किया है। फिब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द, मतलब यहां से शुरू किया, ठीक है, बाय द प्लाज्मा एंजाइम दी थ्रोम्बिन, ठीक है, ये थ्रोम्बिन बन गया था, ये थ्रोम्बिन बन गया था, ठीक है। अभी थ्रोम्बिन एंजाइम एक्टिवेट हो गया, वो क्या करेगा, इनसॉल्युबल फिब्रिनोजन को सॉल्युबल, इनसॉल्युबल फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट कर देगा, इनसॉल्युबल में, सॉरी मैंने क्या बोला, सॉल्युबल फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, इनसॉल्युबल फिब्रिनोजन में, ठीक है। ओके, इसके लिए एक चीज और है बेटा, इनमें विटामिन के भी जरूरी होता है। मैंने बताया था ना फैक्टर्स होते हैं, 12 फैक्टर जरूरी होते हैं, उसके लिए विटामिन के भी जरूरी होता है। क्या होता है, विटामिन के कौन बनाता है, हमारी बॉडी बनाती है, विटामिन के हमारी बॉडी बना सकती है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक होता है वो विटामिन के बनाता है, ठीक है। तो विटामिन के इज वन ऑफ द फैक्टर, तो कई बार होता है विटामिन के की कमी है,
ये बन नहीं पा रही है, तो विटामिन के की कमी से भी क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है। जैसे कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे बच्चे का जब जन्म होता है, जब उसके अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते ही ब्लड फ्लो रुकता नहीं है, ब्लड फ्लो होता रहता है। हालांकि कट करते ही स्पॉटिंग वहीं पर रुक जानी चाहिए, लेकिन कई बार कट करने के बाद ही ब्लड बाहर निकलता रहता है, क्योंकि उन बच्चों में विटामिन के की कमी थी, तो उनको बाहर से विटामिन के का इंजेक्शन देना पड़ता है। अगर ऐसे बच्चों में लगातार ब्लड, अगर अम्बिलिकल कोड के निकलने के, क्योंकि बच्चों में वैसे ब्लड बहुत कम होता है, और लगातार ड्रॉप ड्रॉप स्पॉट के फॉर्म में निकलता है, ड्रॉप 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 करके, लेकिन निकलता रहता है, उनको डॉक्टर समझ जाते हैं कि विटामिन के की कमी है, तो उनको विटामिन के पहली बार में इंजेक्शन में देना पड़ता है। फिर एक बार इंजेक्शन मिल गया तो बॉडी बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, ओके। थ्रोम्बिन in term formed by the another inactivate form substance present in the plasma class of prothrombin। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। इसे देखिए, ये जो प्रोथ्रोम्बिन था, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, इसी को ही थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज formed by the series of linked enzymatic reaction, इसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। मैंने बताया था ना, एक के बाद एक फैक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, राइट। While injury and trauma stimulate the platelet blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation। जैसे ही ध्यान रखना, चोट के टाइम पर ही जितने इंजरी के टाइम पर ही ये प्लेटलेट्स स्टिमुलेट होती है, ब्रेक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और प्लेटलेट्स अगर जो ब्रेक होती है दोबारा बन जाती है, वो प्रॉब्लम। Certain factor released by the tissue at the site of injury can initiate the coagulation। अब देखिए, एक इस लाइन का मतलब क्या, अब ये लाइन दो अलग अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। अब ये दोनों लाइनें से क्वेश्चन बन जाते हैं एक बार। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है, यहाँ पर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है वो किस किस की वजह से बना है, एक तो प्लेटलेट्स के ब्रेक होने की वजह से, और एक टिश्यू के। अब जैसे मान के चलिए सडनली इंजरी हो गई, इंजरी हो गई सडनली। अब इंजरी अगर सडनली हुई है, तो प्लेटलेट्स की जब ब्रेक होंगी, ब्रेक होने के बाद में थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, फिर थ्रोम्बिन बनेगा, फिर फिब्रिनोजन बनेगा, हल्का सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन जो टिश्यू डैमेज हुआ है ना, वहीं के वहीं टिश्यू की सेल्स फटाफट, जैसे होता है ना कि एक फर्स्ट एड इसको हम कहते हैं, फटाफट उसको क्या करती है, इमीडिएटली थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाकर वहां पे एक क्लोट को बनाना शुरू कर देती है। जैसे होता है ना फर्स्ट एड, अगर किसी को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो पहले अगर उसको ले जाने से पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, ताकि ये जो डॉक्टर तक पहुंचे तो प्रॉपर वो सही रहे। तो जब इमीडिएट डैमेज हुआ है, इमीडिएट डैमेज को रोकने के लिए फटाफट टिश्यू भी काम करना शुरू कर देता है। क्या, जितने टिश्यू काम करेगा, हल्की सी क्लॉट रोक देगा, हल्का हल्का ब्लड रोक देगा। आपने देखा होगा ब्लड बहुत जल्दी रुक जाता है, ब्लड फ्लो हुआ इमीडिएट रुक जाता है। फिर उसके बाद में प्लेटलेट्स भी फटाफट पीछे काम कर ही रही होती है, बैकग्राउंड में क्या काम कर रही है प्लेटलेट्स, फटाफट वो अपना काम करके क्लोटिंग बना देती है। तो टिश्यू डैमेज भी काम करेगा। टिश्यू डैमेज से जो टिश्यू जब डैमेज होता है, उससे जो थ्रोम्बिन प्लास्टिन निकलते हैं, थ्रोम्बिन प्लास्टिन निकलते हैं, वो पहले निकलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड की तरह काम करते हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड में कौन काम करता है, सेकंड नंबर पर प्लेटलेट्स। समझ में आ गया, आगे समझ में। इसे ध्यान रखना, अभी ये है एक ही, मतलब ना बात एक ही है, लेकिन इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, कैल्शियम आयन इसमें सारा रोल प्ले करता है। ठीक है बेटा, अब आएगा आपका नेक्स्ट, कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए। इसी है, इसी चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर है, ये भी ठीक ठाक है। ओके, तो ABCD पढ़ो। जो आपने फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पढ़े, उससे सिंपल लग रहा होगा, पहले आपको वो अच्छा लग रहा था। याद नहीं होता क्योंकि हम क्या होता है बेटा, याद इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्या होता है कि हम इसको ओवर याद करते हैं कि हमें लगा याद नहीं हो रहा, छोड़ो बस, हो गया बस, बाद में कहते हैं कि याद नहीं हो रहा। एक्चुअली ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब तक उसके सर पे नहीं पड़ती है ना, वो काम नहीं करता है। जब तक उसके सर पे नहीं पड़ती है ना, वो एक्टिविटी नहीं होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जब तक अगर आपको ये ना बताया ना कि एग्जाम है, तो वो चैप्टर पढ़ोगे ही नहीं। होती है ना टेंडेंसी, ये ह्यूमन टेंडेंसी नहीं पड़ेगी, वो इंसान काम ही नहीं करेगा। तमिलनाडु स्टेट ने रिसेंटली बताया, तमिलनाडु स्टेट में
उनके बच्चों के मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन की नेट का एग्जाम होने का 12th के बेसिस सीधा होगा, पढ़ा आपने? 12th के बेसिस सीधा कराएंगे, सिर्फ तमिलनाडु में, आपके लिए नहीं है। हाँ? नहीं नहीं, ये अभी हुआ नहीं है, ये तो विधानसभा में सिर्फ ये दिया गया है, ऐसा बोला है, लेकिन काफी सारे एमपीज ने इसको बायकॉट कर दिया इसको। ये तो सिर्फ रखा गया है, ऑफर रखा गया है ये, ठीक है। अच्छा, डोमिसाइल होता है वहाँ का। डोमिसाइल मतलब आप राजस्थान से हैं, तो आपको राजस्थान का डोमिसाइल है। डोमिसाइल मतलब वहाँ के ही आप रहने वाले हो। सिटीजन मतलब सिटीजन तो बिल्कुल इंडिया की, खैर आप स्टेट राजस्थान, आपका जो नाम जुड़ा हुआ राजस्थान स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो पहली प्रायोरिटी आपको राजस्थान में मिलेगी। अगर मान के चलो जैसे गुजरात का कोई एग्जाम होता है स्टेट गवर्नमेंट, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका स्टेट डोमिसाइल क्या है, तो आपको सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी मिलेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी गुजरात वालों को मिलेगी। अब जैसे आप राजस्थान में, अगर कोई बाहर का पर्सन आपके स्टेट में ट्राई करता है, तो पहली प्रायोरिटी आपको होगी, क्योंकि आपका स्टेट डोमिसाइल राजस्थान पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेट वालों को मिलेगी। लेकिन ऐसा सिर्फ ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं, अभी लिया नहीं है। काफी सारे जो एमपी हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया, जैसे उन्होंने मना किया, सिर्फ कांग्रेस ने रखा, बीजेपी ने मना कर दिया। ये अच्छा भी है बुरा भी है, तो बच्चे क्या रट रट के एग्जाम लेके आएंगे, तो करना क्या, 12th में रट के आना है। ये अच्छा भी है और बेटा बुरा, दोनों चीजें। ये तो फिर 12th का पेपर इतना टफ होगा, 12th का पेपर टफ बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो सिलेक्शन क्राइटेरिया देना पड़ेगा ना। अरे अरे क्या, कोई नहीं, आपको तो बेटा एग्जाम हो गया, आपको आप अरे गहरे डॉक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आने वाला टाइम, रियल में अगर आने वाले टाइम देखेंगे ना, आने वाला टाइम डॉक्टर्स का बहुत अच्छा है। बीमारियां बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, कम तो हो नहीं रही है। क्या, वो तो वो भी सी बात, वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो इंसान ही है, बीमार तो वो भी हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम बीमारियां बढ़ी जा रही है, कम तो हो नहीं रही है। देखिए बच्चा, अगर आप एक छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठ भी जाओ, 4 लोग तो पहुंच ही जाएंगे वहाँ पे, चेकअप के लिए 4 लोग तो पहुंच ही जाएंगे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा आपके पास, क्यों। खैरतल में न जाने कितने ऐसे डॉक्टर्स मतलब विदाउट डिग्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे भीड़ पड़ती है, पड़ती है बेटा। जैसे खैरतल में आपको बताता हूँ, जैसे कौन कौन से है, आहूजा मेडिकल सेंटर, ठीक है, देवी डॉक्टर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, ये और प्रैक्टिस कर रहा है, लिख लिया। क्या बच्चा बच्चा लगा रहा है। कल से एक काम करना, कल जब आप आओ ना, तो एक ऑइंटमेंट की क्रीम आता है जो लगाने का, उसको ज्यादा स्मेल करता है, एक जस्ट एक छोटी सी ट्यूब आती है, उसको कपड़ों पे लगा लीजिए, उससे मच्छर रिपेलेंट्स होते हैं, तो मच्छर कभी पास में नहीं आएंगे आपके। क्यों नहीं लग सकती, तो शायद इसकी कोई बड़ी बात है, क्यों नहीं लगते ऑल आउट्स, लेकिन आज के टाइम में ऑल आउट ज्यादा काम नहीं करती, भाग जाता है। चलो कोई नहीं, आप तो ठीक है बेटा, प्रणय हो गया।
देखिए बेटा आपने रन करूं। अब ये डायग्राम फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आपको फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आता है ना तो बाहर नहीं आएगा। अच्छा 10th में तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई कुछ भी लॉकडाउन की वजह से। ये कंटेंट आपने पढ़ा था पहले, आरएफ वगैरह कुछ पढ़ा था आपने पहले? कोई नहीं, लास्ट टाइम तो 10th तक नहीं हो पाएगी। आपके प्रिंसिपल कपिल शर्मा है ना? शायद कपिल शर्मा है ना, डायरेक्टर साहब वो दिल्ली के नहीं। आपने उसने कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया? कल से क्यों? आप तो कह रहे पूरी हो गई। आपने क्वेश्चन की रेस्पिरेशन की क्वेश्चन आपने वो कैसे बनाई आपने? ओके, है आपके पास अभी? तो लेके आओ बेटा, कैरी करो। ओके बेटा, पापा ने ओके एक एक ये है ना जो लिखा हुआ है ना आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, उसको ब्रैकेट में लिखा है आपका थ्रोम्बोकाइनेस। ये लिखा है ना आपने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, थ्रोम्बोकाइनेस। आपको पता रहेगा थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कौन सा है। ठीक है।
लिख लिया आपने? ठीक है, लिख लिया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड द थ्री मेन पार्ट: लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ या मतलब टिश्यू फ्लूइड, और लिम्फेटिक टिश्यू. ठीक है. अब ये लिम्फ होता क्या है, पहले पता है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड क्या होता है. देखिए, जब क्या होता है कि जब आपके हार्ट से जो ब्लड निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है ऑर्गन की तरफ, हार्ट से जो ब्लड ऑर्गन की तरफ निकलता है, तो जिस से होता हुआ निकलता है उसको कहते हैं एरोटा. एरोटा सबसे बड़ी मतलब आर्टरी होती है ना, उसे एरोटा कहते हैं. एरोटा ऑर्गन की तरफ निकलती है, तो किसमें डिवाइड हो जाती है? आर्टरी के अंदर. किसके अंदर? राइट. क्या हुआ? आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगी. फिर आर्टरी जो होती है आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है. राइट. फिर फर्दर जो आर्ट्रियोल्स होती है, जो एरोटा निकलता है ना, एरोटा आपका आर्टरी में डिवाइड हो जाता है. फिर वो आर्टरी जो होती है अंदर जब उसे ऑर्गन में एंटर करेगी, ऑर्गन में एंटर करने के बाद आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है. फिर आर्ट्रियोल्स होता है कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है.
सबसे पहले एरोटा किसमें डिवाइड हुआ? आर्टरी, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स किसमें? तो जैसे जैसे आप आर्टरी का साइज बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। आर्टरी का वेसल्स का डायमीटर क्या होगा? बड़ा होगा, हाई डायमीटर होगा। फिर उसके बाद जो आपके एरोटा का सबसे बड़ा, आर्टरी का उससे कम, उसके बाद आर्ट्रियोल का और कैपिलरी का सबसे कम, लास्ट हो गया। ओके, अगर आप कंपेयर करें तो सबसे हाई वेलोसिटी किसकी होगी ब्लड में? कैपिलरीज में। एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन था, जिसका एरिया ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी, तो जिसका एरिया ज्यादा और उसकी एरिया कम होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन है। अब वैसे क्या होता है कि जब ब्लड आपके कैपिलरीज तक पहुंचता है तो ब्लड फ्लो ज्यादा रहता है क्योंकि डायमीटर कम है, फ्लो ज्यादा रहता है। तो कभी कभी ब्लड से कुछ पार्ट फिल्टर होकर या कुछ पार्ट छनकर बाहर की तरफ आ जाता है। कुछ पार्ट छनकर मतलब पूरा ब्लड बाहर नहीं आया, कुछ पार्ट छनकर फिल्टर होके क्या हो जाता है, कैपिलरी से बाहर आ जाता है। जिसमें छनकर आया तो उसमें ऑब्वियसली बात है लिक्विड तो प्लाज्मा होगा, लेकिन प्लाज्मा में क्या होता है, ध्यान रखना, प्लाज्मा मेनली प्लाज्मा आता है और उसके अंदर डब्ल्यूबीसी आती है। क्या आती है? आरबीसी नहीं आती है। तो उसका कलर लाल तो नहीं होगा, रेड कलर किसके जैसे होता है? आरबीसी जैसे, तो रेड कलर नहीं होगा। अब जो ब्लड जो पार्ट छनकर आया हाई वेलोसिटी की वजह से, उसकी कोई लिम्फ पार्ट लिम्फ कहते हैं, राइट? देखिए, as the blood passes through the capillary in the tissue, some water along with the small water soluble substances move into the spaces between the cell of tissue, leaving the larger protein most of form element in the blood vessel. मतलब जब आपका ब्लड पास होता रहता है कैपिलरी से, तो कुछ वाटर along with the some small water soluble substances, मतलब कुछ वाटर और कुछ small water soluble substances, इसमें मतलब WBC होती है, move out into the spaces, मतलब बाहर की तरफ आते हैं between of cell of tissue and the blood vessel, मतलब टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच के स्पेस होता है, उसमें क्या आ जाते हैं, छनकर आ जाते हैं, और उसके स्पेस को क्या कहते हैं? साइनस। क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। और जो पार्ट छनकर आया, ओके देखिए, मूव इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू, लिविंग मतलब टिश्यू सेल्स होती है ना, उनके बीच में आ जाता है। आ गया, लिविंग द लार्ज प्रोटीन एंड द मोस्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड वेसल, मतलब कुछ लार्ज प्रोटीन को छोड़कर, मतलब लार्ज प्रोटीन किसमें, लार्ज प्रोटीन किसमें रहेगी, मतलब ब्लड में रहेगी, वेसल्स में रहेगी। कुछ लार्ज प्रोटीन को छोड़कर वो किसमें आ गया, सेल्स के बीच में आ गया, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड वेसल्स में होते हैं। सबसे हाई, सबसे बड़े ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ग्रेन्यूल्स, कौन से सबसे मोस्ट ग्रेन्यूल्स होते हैं हाई क्वांटिटी में? आरबीसी होती है, आरबीसी 99% है, 1% डब्ल्यूबीसी होती है। तो 99% जो आपकी जो 99% आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है, तो 99% जो आरबीसी होती है वो किसमें रहेगी, ब्लड में रहेगी। अब जो छनकर आया उसमें क्या रहता है फिर, एक तो मेन क्या होता है, प्लस एक तो प्लाज्मा होता है और मेनली डब्ल्यूबीसी। इसमें लिखा है कि लार्जर प्रोटीन, अब लार्जर प्रोटीन कौन सी होती है, लार्जर प्रोटीन होती है मेनली आपकी एंटीबॉडी, ठीक है बेटा, आपकी एंटीबॉडी रहती है। इसके अलावा आपके जो एल्बुमिन प्रोटीन्स है और आपके फिब्रिनोजन प्रोटीन्स है, वो सारी की सारी कहाँ रहती है, ब्लड में रहती है। अब क्या होता है कि देखिए, प्रोटीन इसलिए छन नहीं पाता क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा है, और जो कैपिलरीज के जिन स्मॉल पोर से छनकर आएगा, कैपिलरी के जिस स्मॉल पोर से वो छनकर आएगा, उसका उसके पोर का साइज छोटा होता है, तो प्रोटीन उस पोर को पास नहीं कर पाती है। जब और ब्लड तो जो पानी हो तो आसानी से पार कर जाएगा, लेकिन प्रोटीन का साइज क्या होता है, क्योंकि मैक्रो एलिमेंट्स है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो वो उसको छोटे छोटे पोर को पास नहीं कर पाते, तो प्रोटीन कहाँ रह जाते हैं, ब्लड में रह जाते हैं। इवन आरबीसी कहाँ रह जाती है। अब जो छनकर आया, जो पार्ट छनकर आया उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर लिम्फ या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब क्या होता है, द फ्लूइड बिटवीन ऑफ द टिश्यू। इंटरस्टिशियल, इंटर मतलब फ्लूइड बिटवीन द टिश्यू, टिश्यू के बीच का जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपके यहाँ पर आर्टरीज है, मैंने बताया था ना, आर्टरी से क्या निकलती है, आर्ट्रियोल। अब आर्ट्रियोल से ये क्या निकली, अरे कैपिलरी वेन्स कहाँ से आ गई, पहले कलर से आइडेंटिफाई कर लेना, ब्लू कलर हो तो, लाल रेड कलर हो तो, ये कौन सा कलर है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ये कौन सा कलर है, ग्रीन,
ये भी कलर दिख रहा है ये? अच्छा ये देखिए, ये कौन सा कलर है? अब रेड हो गया, पहले ब्लू था, कभी ग्रीन था, कभी कुछ था। ओके, अब ये स्मॉल आर्टरी थी, किसमें डिवाइड हुई? अरे किसमें हुई? आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल किसमें डिवाइड हुई? किसमें डिवाइड हो गई? कैपिलरीज से। ओके, अब इस कैपिलरीज के कई बार क्या होता है, इनसे छनकर यहाँ ब्लड आता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो छनकर कभी कभी इनके ये सेल्स है ना, इन यहाँ पर, यहाँ बीच बीच में कभी कभी इधर की तरफ दिख रहा है, बीच का स्पेस, बीच का स्पेस छनकर आ गया, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए, आपका जो पूरा ब्लड होता है एक सिस्टम में फ्लो होता है, सिस्टम से बाहर आता नहीं है। फिर आपकी जो कैपिलरीज होती हैं, आपकी जो कैपिलरीज होती हैं, लेटर ऑन यही कैपिलरी आगे वेन का पार्ट बनती है, वेन्यूल्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और वेन्यूल्स किस में कन्वर्ट होती है? क्योंकि अब ब्लड तो बाहर आना नहीं है, वही जो ब्लड था बेटा, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वही जो आर्टरीज थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? इसका कैसे, तो कैपिलरी कैसे क्या होती है, अगर आपसे पूछे ना कैपिलरी क्या होती है, द कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट या फाइनेस्ट ब्रांच ऑफ द आर्टरी। सेकंड, इट इज अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। समझ में आ गया? कैपिलरी क्या करती है? आर्टरी और वेन को मिला देती है, क्योंकि ब्लड तो बाहर आना नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन में जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि आप उतर के तो आप आने ही नहीं नीचे, आपको सीधा एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जाना है। समझ में आ गया? आपको अब ब्लड जो होता है प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के तो आएगा नहीं, मतलब आपके बीच में सेल्स में तो पहुंचेगा नहीं, ठीक है, वो तो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये आपकी जो कैपिलरी होती है सीधे के सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वेन्स के अंदर। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया? अब जो फ्लूइड आपका सेल्स के बीच में आ गया उसको क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड होता है। अब टिश्यू फ्लूइड में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को ही ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन वगैरह जो भी आता है, ये उसको सप्लाई कर देते हैं सेल्स को, ठीक है। सेल्स के पास पहुंच गए, सेल्स के पास पहुंच गए, तो ये सेल को क्या कर देते हैं? न्यूट्रिएंट वगैरह सप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब जो फ्लूइड बीच में इकट्ठा हुआ है, इंटरस्टिलर फ्लूइड जो इकट्ठा हुआ है, उसको वापस तो लेके जाना पड़ेगा। उसको वापस ले जाने के लिए क्या होती है? लिम्फेटिक। इसका कलर कैसा था बेटा? ग्रीन। ओके, फाइनली ये लिम्फेटिक क्या होती है? आपके वेन्स में ओपन हो जाती है, ताकि जितना भी फ्लूइड बाहर, अब देखिए जो सेल्स के बीच में आ गया वो इन्फेक्टेड हो सकता है, फिर उसको सारा इकट्ठा करके कहाँ ले जाती है? वेन्स में डाल देती है। वरना अगर ऐसा होगा, मान के चलो आर्टरियोल पे जो ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा था, तो ब्लड में एक वाटर का एक प्रोपोर्शनेट था, आरबीसी भी थी, डब्ल्यूबीसी एक प्रोपोर्शनेट भी थी। मान के चलो ये 100% सब कुछ था आर्टरी में, यहाँ पर आपका कुछ परसेंट बाहर निकल गया, x% मतलब यहाँ निकल के छनकर आ गया, तो यहाँ पर वो x माइनस हो गया, लेकिन जो बीच में रह गया उसको वापस भेजना तो पड़ेगा ना, हार्ट को भेजना पड़ेगा ना। तो भेजने के लिए क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स निकलती है जो आपके पूरे लिम्फ को इकट्ठा करके दोबारा से किसमें डाल देती है? वेन्यूल के अंदर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब ये, अब ध्यान रखिए, अब ये जो अब क्या आपने इकट्ठा कर दिया, अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं कभी कभी एक जगह इकट्ठी होकर, लिम्फेटिक वेसल्स एक जगह इकट्ठी होकर गांठ बना लेती है। क्या बना लेती है? जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, या ट्यूमर कहते हैं, या पैचेस कह सकते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? लिम्फोइड नोड या लिम्फोइड ऑर्गन। लाइक एग्जांपल टॉन्सिल्स। कभी टॉन्सिल्स स्वेल कर जाते हैं, कई बार टॉन्सिल्स कई बार स्वेल कर जाते हैं, या फिर दूसरा पेयर पैचेस, याद है जो इलियम में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। क्लियर हो गया? तो ये जो छोटे छोटे गांठ या छोटे छोटे नोड होते हैं वो कैसे बनते हैं? लिम्फ नहीं, लिम्फेटिक वेसल्स के एक जगह जंक्शन से लिम्फेटिक वेसल क्या होते हैं? एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बनते हैं। एक मिनट, हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके देखिए, लिम्फ में क्या होता है बेटा? लिम्फ में कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। तो इसमें क्या क्या होता है? देखिए, आपका ब्लड माइनस प्लाज्मा प्रोटीन माइनस आरबीसी और माइनस प्लेटलेट्स, ठीक है। और क्या बनता है आपका मतलब इसके अंदर क्या क्या होगा? ब्लड में से क्या माइनस कर दो? प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी और प्लेटलेट्स को मिलाकर, ठीक है। तो लिम्फ मिला के अब क्या मिलता है? डब्ल्यूबीसी प्लस सीरम। सीरम क्या होता है? एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा प्लाज्मा जिसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं, वो किसमें चले गए?
ब्लड के अंदर रहेंगे, ओके। एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रन गैसेस etc बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू द, मतलब इसी फ्लूइड के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, न्यूट्रेंट का, गैसेस O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो इसी फ्लूइड के थ्रू होता है, इसलिए क्या होता है वो फ्लूइड बाहर निकल कर आता है। फिर बाद में आपने क्या किया, अब जैसे कि O2 लेकर आया और उसने O2 किसको दे दिया, सेल्स को, अब सेल से CO2 निकल गई, CO2 किसको दे दी, उस फ्लूइड को, फिर वो फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, वेन में चला जाएगा, वेन में आपका डीऑक्सीजनेटेड आ गया, फिर वो कहाँ चला जाएगा दोबारा, लंग्स में O2 लेकर वापस आ जाएगा। सिस्टम, ठीक है बेटा। तो आपका लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, कैसा होता है, क्योंकि इसमें कलर तो होता ही नहीं है, कंटेनिंग द स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्यून रिस्पांस, ठीक है, इम्यून रिस्पांस के लिए, क्योंकि इसमें WBC होती है, ओके। दे आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। फैट जो होती है, मैंने आपको याद है, फैट जो एब्जॉर्ब होती है वो किसमें होती है, लिम्फ के अंदर, याद है, जो लैक्टियल्स होती है, लिम्फ की एक वेसल्स उसका नाम होता है लैक्टियल होता है, क्या होता है, लिम्फ की एक वेसल्स होती है जिसका नाम लैक्टियल होता है, जो कहाँ से पास होती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होती है, ठीक है। जो इंटेस्टाइन विलाई मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन में कुछ विलाई एक सेल्स होती है, वहां उसके पास में एक लिम्फेटिक वेसल्स होती है, इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक्टियल, जिसमें फैट क्या होता है, स्टोर नहीं होता, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है, स्टोर और एब्जॉर्ब में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा लिम्फ के बारे में समझ में आ गया, लिम्फ क्या होता है, आपको पहले डाउट था ना लिम्फ के बारे में, ठीक है। तो लिम्फ ये याद रखना, लिम्फ में क्या क्या होता है, लिम्फ में एक तो WBC होता है प्लस सीरम, सीरम मतलब लिक्विड प्लस, ओनली लिक्विड होता है, फ्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दीजिए उसमें से, तो वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। दैट इज ऑल अबाउट दी लिम्फेटिक सिस्टम, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। मुझे भी एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा, मैं अभी लेक्चर क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो यार इसके कल मैं आपको नोट करवा दूंगा, समझ में आ गया बेटा आपको, आप कैसे